हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना जो वीडियो कंटिन्यू कर रहे थे डिस्कशन को, उसी में आगे हम लोग अब महत्व की बात करेंगे। किसके महत्व की? जो भी हमारा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, किसका? मैनेजमेंट का। तो यही 5th चैप्टर चल रहा है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसमें क्या आता है, महत्व क्या क्या है भाई? तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने समझी हैं, उसी से निकल कर के आएगा, कुछ नया नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है कि विशिष्टीकरण करता है, और विशिष्टीकरण के बहुत सारे लाभ होते हैं। ठीक है, क्या क्या लाभ होते हैं, क्या होता है विशिष्टीकरण? तो देखो, कर्मचारी अगर एक ही काम को लगातार करते रहते, लगातार का मतलब क्या होता है कि एक ही काम, एक ही डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, तो काम का बोझ आपको कम लगता है, कम होता है। ठीक है, एक कॉमेडी प्रोग्राम आया करता था, एक बेचारा बिग बी नाम का, और उसमें क्या होता है कि पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है एक दिन, और पति को ऐसा लगता है कि पत्नी तो कुछ काम ही नहीं करती, पत्नी को लगता है कि पति कुछ काम नहीं करता, ऑफिस में बैठ करके आराम करता है। दोनों एक दूसरे का काम चेंज कर लेते हैं एक दिन के लिए, और ऐसा दिख जाता है उसमें कि कोई भी एक दूसरे का काम नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। लेकिन अपना अपना काम करने के टाइम पर उनको उतनी थकान नहीं होती थी। ठीक है, उनको लगता था हाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं लगता था कि दूसरा इतना ज्यादा काम करता है। तो होता क्या है कि अगर आप किसी दूसरे का इंसान का काम करने लग जाओगे ना, तो शुरू में तो कर ही नहीं पाओगे, और एक ही काम को आप करते रह जाओगे तो बहुत सारी चीजें आप बहुत आसानी से करने लग जाते हो। ठीक है, कुछ भी कर रहे हो आप, तो ऐसे में क्या होता है कि एक ही काम करते रहने से आप क्या होता है, उसमें मास्टर हो जाते हो। ठीक है, आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। अच्छा, और उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। अब किसी कंपनी में अगर आप काम अच्छे से कर ले रहे हो, कम समय में कर ले रहे हो, और आप उतने ही टाइम के लिए काम कर रहे हो, तो आप ज्यादा काम करते चले जाओगे, तो उत्पादन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। लगातार एक ही कार्य को करने की पुनरावृत्ति से कर्मचारी अनुभव प्राप्त करते हैं, उनको सब कुछ आइडिया लग जाता है कि हाँ अच्छा, अकाउंटिंग में क्या होता है, सेल्स में क्या होता है, मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन में क्या होता है, ऑपरेशंस में क्या होता है, सारी चीजों का आइडिया लग जाता है। ठीक, और फिर दक्षता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दक्षता की ओर मतलब आप परफेक्शन की तरफ जाने लग जाते हो, आप काफी कुशल हो जाते हो, कौशल आपका बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये फायदा है। क्यों है ये फायदा? क्योंकि आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया था, डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद आपने काम दे दिया था, तो इसी वजह से ये मौका मिला, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता था, है ना। एक चीज बोले जाती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मतलब सब काम थोड़ा थोड़ा आता है और कोई काम बहुत अच्छे से नहीं आता, वो अच्छा नहीं है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में अच्छा ये कि आपको एक काम बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है, लता मंगेशकर जी हैं, गाना बहुत अच्छा गाती हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, उसी में वो सक्सेसफुल हुए। सब काम नहीं अच्छा कर सकते हो, उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यही चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों कंफ्यूजन ना रहे। ये भी कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंफ्यूजन रह जाएगा तो वही चीज मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बताई थी कि दो लोगों से ऑर्डर मिल रहा है कि एम्प्लॉय को, और दोनों लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय किसकी बात माने? तो इस तरह की समस्या हो जाती है ना। किससे किसको रिपोर्ट करनी है, इसकी स्पष्टता हो। मैं जो काम कर रहा हूं किसी व्यवसायिक संगठन में, मेरा काम आपको बताना है, आप मुझे आदेश दोगे, मैं काम करके आपको रिपोर्ट करूंगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अधीनस्थ और अधिकारी संबंधों की स्पष्टता। अधीनस्थ और अधिकारी को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं क्या? कि जो भी आपका अधिकारी है, ऑफिसर है या सीनियर है, और उसका जो नीचे अधीनस्थ होता है उसको बोल देते हैं सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कौन रहेगा? ये जो आपस में रिलेशनशिप है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो ये भी आपका ऑर्गेनाइजिंग करके दे रही है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अनुकूलतम का मतलब होता है ऑप्टिमम, सबसे अच्छा उपयोग। ठीक है, वो करने की कोशिश रहती है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजिंग आप सोच समझ के कर रहे हो, है ना। अब क्या होता है, संसाधनों को आप लेकर के आ गए, जो ह्यूमन एफर्ट्स थे उनको भी आपने ऑर्गेनाइज किया, और फिर इन दोनों को इस तरह से इंटीग्रेट करने की कोशिश की कि जो भी आपके निर्धारित लक्ष्य ऑर्गेनाइजेशन के उनको पूरा किया जा सके। जो प्लानिंग में था उसको कार में कैसे बदला जा सके, उसके लिए जो आवश्यक संसाधन है उनको एक साथ इस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है मोस्ट एफिशिएंट मैनर में। तो ये भी इसी के अंतर्गत यही कोशिश होती है ऑर्गेनाइजिंग की। तो आप ये करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा? अनुकूलतम उपयोग हो रहा होगा जो भी आपके रिसोर्सेस हैं उनका। ठीक है, काम के दोहरेकरण से बचोगे। कई बार क्या हो जाता है, जैसे आपको वही है, बुक्स पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है? बुक्स पड़ी हुई है, बुक्स का एक ढेर है बहुत बड़ा। ठीक है, कोई इंसान आया, उसने अपनी पुरानी किताबें सारी आपको ला करके ऐसे ढेर में लगा करके दे दी। अब आपसे बोला, और आपके बैचमेट्स में 12-13 लोग हैं, उनसे ये बोला कि इन किताबों को आप अलग अलग तरह की किताबों के हिसाब से लाइब्रेरी में सेट कर दो। तो लाइब्रेरी में आपको अलग अलग तरह की मिलेगी कि ठीक है, साइंस की बुक्स यहाँ पर है, उसमें भी अप्लाइड साइंसेस की यहाँ पर है, आर्ट्स की बुक्स यहाँ पर है। तो अब क्या करना स्टार्ट किया, ये काम करना था। अब इसमें ऑर्गेनाइज किया नहीं, सारे लोग टूट पड़े। तो हो सकता है कि 2-3 लोग ऐसे जो साइंस की बुक्स को इकट्ठा करना चाह रहे हो,
और सारे लोग अलग अलग जगह पर बनाने स्टार्ट कर गए, तो क्या हो जाता है, एक ही काम का दोहराकरण हो जा रहा होता है। और वैसी स्थिति में क्या हो जाता है, जो भी रिसोर्स उनकी बर्बादी हो रही है। भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनको सैलरी देगी कि नहीं देगी जो भी फर्म है। अब वो फर्म जब सैलरी दे रही है तो जितने लोग भी काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को पैसे मिल रहे हैं। अब उसी में अगर आपने 2 लोगों को एग्जैक्टली एक काम करने के लिए लगा दिया तो कंपनी या जो फर्म है उसको संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस वजह से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो सकता अगर आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया चीजों को ठीक से। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट आ जाता है आपका परिवर्तनों का अनुकूलन। जब भी हम लोग कोई भी ढांचा बना रहे होते हैं, संगठनात्मक ढांचा, उसमें इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा व्यावसायिक वातावरण है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो तो परिवर्तनशील है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता रहेगा और उसको सोचते हुए भी ढांचा जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि उन सारे परिवर्तनों की वजह से जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसका दुष्परिणाम ना पड़े आपके बिजनेस के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। तो वो कब हो सकता है, जो भी परिवर्तन है उनसे क्या हो जाएगा ना, आपको अडॉप्ट करना आपको आना चाहिए, अडॉप्टेशन टू चेंज, आप अडॉप्ट कर पाओ। ठीक है, आपका उसमें कुछ ऐसा ना जाए कि दुष्परिणाम होने लग जाए। तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन करने से ही क्या होता है, संगठन संरचना, इसी को संगठन ढांचा भी बोलते हैं, में प्रबंधकीय स्तर का उपयुक्त परिवर्तन। प्रबंधकीय स्तर का उपयुक्त परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जो भी आपका मैनेजरियल लेवल है, अलग अलग मैनेजरियल लेवल्स पर किस किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इसका आपने अगर उपयुक्त परिवर्तन किया, क्योंकि बाहर की चीजें बदल गई हैं। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया। ठीक है, तथा आपसी संबंधों के संशोधन के माध्यम से, आप याद करिए विप्रो में क्या हुआ था, जो आपस में मैनेजर्स थे उनके बीच में जो रिलेशनशिप थी उसको भी चेंज कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि अब ग्राहकों, जो ग्राहक थे उनकी तरफ ओरिएंटेड पॉलिसीज जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य बन गया था। जो मेन लक्ष्य था वो क्या बन गया था कि हम सारे लोग ग्राहकोन्मुखी रहेंगे, मतलब जो कस्टमर ओरिएंटेड रहेंगे। तो वैसी स्थिति में मैनेजरियल आपस में जो रिलेशनशिप थी उसको भी चेंज किया गया। तो ये क्यों चेंज किया गया, क्योंकि कुछ नया परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन में अडॉप्ट आप क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ये चीज इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसे वैसा भी कर पा रहे हो और यही इसका महत्व भी है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि प्रबंधकीय स्तर का उपयुक्त परिवर्तन आपने किया और साथ में आपसी संबंधों के संशोधन के माध्यम से आवश्यक पारगमन सुचारू रूप से हो पाता है। आवश्यक पारगमन का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं, स्मूथ ट्रांजिशन हो पा रहा है। आवश्यक का मतलब क्या हुआ, जो नेसेसरी है। तो आपको ट्रांजिशन तो करना ही है, क्यों, क्योंकि अब तो कुछ लक्ष्य बदल गया है। जैसे विप्रो का केस याद करिए, तो नेसेसरी क्या है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब पारगमन। अब जो ट्रांजिशन है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आप बदल करके जा रहे हो, वो कैसा हो, स्मूथ हो, उसमें आपस में फ्रिक्शन ना हो, टकराव ना हो। तो ये क्या हो पा रहा है, जो आपने ऑर्गेनाइजिंग ठीक से की हुई है। तो ये भी इसका महत्व हो गया, है ना। ऐसे ही क्या है, कर्मचारियों का विकास, जो कर्मचारी गण उनका विकास, क्यों, स्पेशलाइजेशन का मौका है, विशिष्टीकरण है। एक काम को करते रहते वो एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो उनको इन सारी चीजों को करने का मौका मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रबंधकों में सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, क्यों, क्योंकि जो आपकी पॉलिसीज बनी हुई हैं नियोजन में, उनको आप जमीन पर उतारने का काम कर रहे हो और आपको कामों को पहचानना है, आपको उन कामों का विभाजन करना है। तो ये सारा काम ऐसा रहता है जिसमें आप सोच रहे होते हो। मेन काम तो सोचने का प्लानिंग में कर लिया, लेकिन जब उसको धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर भी इनोवेशन का स्कोप काफी बसता है। तो क्या हो जाता है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का स्कोप है। ठीक है, अच्छा और समझिए, प्रबंधकों के द्वारा अपने अधीनस्थों को दैनिक कार्यों के अधिकार अंतरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेशन, से उनका कार्यभार हल्का हो जाता है। इसका मतलब समझिएगा, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। होता क्या है, बॉस है, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए उदयपुर में है, उदयपुर में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम साहब हैं। अब जो डीएम साहब हैं उनका क्या रहता है, उनके पास तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स को देखना रहता है कि सारे डिपार्टमेंट्स को दिन भर फाइल ही साइन करते चले आएंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको समझना पड़ता है। जो भी इस तरह की पोजीशंस होती है ना यार, सारे आप मान करके चलो, हर इंसान के पास इनफाइनाइट काम रहता है। आप काम तो खत्म कर ही नहीं सकते हो, आपके पास काम रहेगा ही रहेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके लिए ऐसा कौन सा काम है जो आप ही कर सकते हो, या ऐसा कौन सा काम है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बाकी काम भी करना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो नहीं उसको छोड़ दिया जाएगा। तो वो काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हो। किसको दे देते हो, जो आपके अधीनस्थ हैं। तो आप कौन सा काम अधीनस्थ को दे सकते हो, कौन सा नहीं दे सकते हो, अधीनस्थ को जो समस्या आएगी तो आपको उसको भी दूर करना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत आ जाती है। क्यों, क्योंकि जो प्रबंधक होते हैं ना, वो अपने काम को, जो उनका रूटीन वर्क है, वो अपने अधीनस्थों को दे देते हैं। और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिकार अंतरण, इसको बोल देते हैं इंग्लिश में डेलीगेशन। तो डेलीगेट कर देते हैं। ठीक है, डेलीगेशन भी ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। और अगला एलिमेंट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसकी बात हम लोग अपने आगे के वीडियो में करेंगे। इसी में समझिए, जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजिंग है ना, से उन्हें कंपनी की प्रतियोगी अवस्था को सुदृढ़ बनाने, क्यों, आपने डेलीगेट कर दिया रूटीन वर्क,
आपके पास समय बचा, तो आप समय जब बचा आपके पास, आप मैनेजर, तो आप भी सोचोगे कि हम और ज्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे बन पाए, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं हम उनसे अच्छा काम कैसे कर पाए, तो आप बड़े इश्यूज पर अपना ध्यान फोकस कर पाओगे। तो क्या हो जाता है, कंपनी की प्रतियोगी अवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा नवीनीकरण के लिए नए क्षेत्र की कोई नया, हम कुछ नया प्रोडक्ट लेकर के आ जाए क्या, या कोई नई ज्योग्राफिकल टेरिटरी जहां पर हम नहीं पहुंचे हैं वहां पर हम कुछ काम करें, तथा विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। ये भी आप डेलीगेशन की वजह से कर पा रहे होते हो, और ये भी जो डेलीगेशन है वो ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट है। तो ये भी इसका क्या हो गया, महत्व हो गया, संगठन का महत्व हो गया, संगठित करने का महत्व हो गया, जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया, वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसी में अगला पॉइंट आपका ये भी हो गया। ऐसे आप समझ लीजिए विस्तार एवं विस्तार। विप्रो फिर से याद कर लो, हम लोगों ने क्यों विप्रो का डिस्कशन किया था। विप्रो को क्या करना था, ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी कंपनी बनना था, काम तो अच्छा कर रही थी, तब उसने क्या किया, जब उसको और विकास करना है तो उसको अपना ढांचा परिवर्तित करना पड़ा, तो वहां पे ऑर्गेनाइजिंग की नीड आ गई। ठीक, अच्छा, और समझिए, ऐसे हमारी किताब में एक और एग्जांपल दे रखा है जो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदी की बुक में है ही नहीं, इंग्लिश में एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा, जिसमें ओएनजीसी की रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई। ओएनजीसी हमारे देश में बहुत बड़ी कंपनी है, उसका पूरा रिस्ट्रक्चरिंग किया गया था, और एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है मैकेंजी नाम की, तो उससे रिपोर्ट मांगी गई थी, और उसने भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की बात की थी कि आपको अपना ढांचा बदलना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई एक ऐसा संगठन है जो बड़ा होना चाहता है तो आपको ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको और लोग लेकर के आने हैं, तो रोल्स बदल जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो जाती है। अब रोल्स जब बदल रहे होंगे तो जो पुरानी टीम के लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होंगी, तो वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऐसे तो दे नहीं सकते हो अगर आपने उन लोगों को तैयार नहीं किया। वो तैयार कब हो पाएंगे, जब उनको विशिष्टीकरण मिलेगा। तो सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग से चलनी है, आप समझिए। तो आपकी टीम में जैसे मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं आप, उसमें आपके यहाँ पर 2-3 लोग साथ में आप काम कर रहे थे, अब आपकी कंपनी बड़ी हो रही है, आपकी फर्म बड़ी हो रही है, तो आप इन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देना चाहोगे। क्यों, क्योंकि एक तो आपका ट्रस्ट है इनके ऊपर, इन्होंने पहले भी अच्छा काम किया, तभी तो आपकी कंपनी बड़ी हो रही है, और साथ में जो नए लोग हैं उनसे ज्यादा अनुभवी भी हैं, तो वो ज्यादा अनुभवी बन पाए, ज्यादा ज्ञानवान बन पाए, ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट बन पाए, इसके लिए सारी चीजें आपको कैसे ड्राइव करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाती है, क्योंकि आप वहां पर अपनी जिम्मेदारी भी दे रहे थे, डेलीगेशन का भी काम कर रहे थे, तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विकास और विस्तार की आवश्यकता अगर आपको है करना है तो ऑर्गेनाइजिंग आएगा ही आएगा। और ऑर्गेनाइजिंग क्योंकि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रही है, रिसोर्सेज का अच्छा संदोहन हो रहा है, तो इस वजह से भी स्कोप बनता है कि क्या हो सकता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसका विकास हो सकता है, उसका एक्सपेंशन हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग के कारण ही एक व्यवसाय नई नौकरियों का सृजन कर सकता है। जब एक्सपेंड कर रहा है तो आपको और लोगों की आवश्यकता होगी, नए विभागों का सृजन कर पाता है, तथा संगठित करने की प्रक्रिया ही किसी व्यवसाय के उत्पादों में विविधता ला पाना संभव बनाती है। मतलब क्या हुआ, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें आप नई प्रोडक्ट लाइन समझ रहे हो कि आप पहले वो चीज नहीं बना रहे थे। जैसे कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक पेपर कंपनी है, क्या है, पेपर बनाने वाली कंपनी है। अब जो पेपर इंडस्ट्री है वो पूरी एक तरह से खत्म होती जा रही है ना। अब पेपर का हम लोग उतना उपयोग धीरे धीरे नहीं करते रहे, कंप्यूटराइजेशन और सारी चीजें डिजिटल चल रही है, तो पेपर इंडस्ट्री खत्म हो रही है। पेपर इंडस्ट्री बनाने वाले लोगों ने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो पेपर से ही संबंधित हमारे जो सप्लायर्स हैं वो लोग बना करके दे पाए, और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं काम करते करते, उनके पास एक नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन का, लोगों का जो कस्टमर्स उनका कनेक्शन है। लेकिन अब कस्टमर्स की नीड्स बदल गई, पेपर तो मांग नहीं रहे कस्टमर, तो वो अपनी इस एडवांटेज को, कौन सा एडवांटेज कि उनके पास एक कस्टमर्स का नेटवर्क है, वहां तक कैसे पहुंचे, लेकिन कुछ और प्रोडक्ट लेकर के आना पड़ेगा, और कई बार एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही कुछ नया प्रोडक्ट भी लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीजें भी कहां हो पाती है, क्यों, क्योंकि अगर आपको कुछ नया उत्पाद लेकर के आना है तो वो तो नियोजन में आ गया, प्लानिंग में आ गया, लेकिन उसके हिसाब से जमीन पर उतारने के लिए जब काम करने की बात आएगी तो संसाधन की आवश्यकता, कौन कौन से संसाधन चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, वो फिर से ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये हमारा कुल मिलाकर के महत्व हो गया। तो अगर हमसे सीधे सीधे पूछा जाए कि आप महत्व लिख दो, तो आप ये लिख कर क्या सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, संगठन जो है, ऑर्गेनाइजिंग है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक यानी कि मैनेजर उद्यम में व्याप्त जो अव्यवस्थाएं हैं उनको मिटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तथा कर्मचारियों में काम अथवा उत्तरदायित्व संबंधी झगड़ों को कम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने अधीनस्थ और अधिकारी का जो आपस में संबंध था उसको आपने स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, अच्छा, और सामूहिक कार्य भावना के लिए उपयुक्त वातावरण। सामूहिक कार्य भावना क्यों, क्योंकि सब लोग अपना डिपार्टमेंटलाइजेशन तो आपने कर दिया है, लेकिन अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो सामूहिक कार्य भावना है के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर सकते हैं। ये आपका हो गया कुल मिला करके संगठन संगठित करना यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का महत्व। ठीक है, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन, इन सब की बात करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।